नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो उस टॉपिक को देख लें। आज हम पढ़ने वाले हैं कि गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी गैस को जब द्रव्य बोलते हैं तो कौन कौन से कारक हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। गैस को जब द्रव्य बोलते हैं तो कौन कौन से कारक हैं जो गैस के कम घुलने या गैस के ज़्यादा घुलने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है नंबर 1, गैसों की प्रकृति। मतलब जो गैस घुलने जा रहे हैं या जिन गैसों को घोलना है उनकी प्रकृति कैसी होना चाहिए। उनकी प्रकृति ऐसी होना चाहिए कि गैस को जब द्रव्य घोलेंगे तो अगर गैस जल से क्रिया करने वाली या विलायक से क्रिया करने वाली, जब भी मैं विलायक का नाम लेता हूँ तो आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि मैं बात जल वाली ही कर रहा हूँ। तो जब किसी गैस को जल में घोलेंगे तो वो या तो विलायक से क्रिया करती हो, जल से क्रिया करती हो, या फिर जल में घुलने के बाद अपने आयनों में टूट जाती हो। तो ऐसी गैस की घुलनशीलता ज़्यादा होगी। लेकिन जो गैस जल में घुलने के बाद या जल के साथ क्रिया नहीं करती या जल में घुलने पर आयनों में नहीं टूटती तो ऐसी गैस कम घुलनशील होगी। देखिए, यही होगा। विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता अधिक होगी। जैसे मान लो NH3, CO2 और HCl। ये भी गैस है। NH3 मतलब अमोनिया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और HCl। इनको जल में घोलकर देखा। सबसे पहले NH3 को जल में घोला तो अमोनियम क्रिया करने के बाद क्या बना दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब CO2 को जल में घोला तो कार्बोनिक एसिड बन गया। जब HCl को जल में घोला तो ये अपने आयनों में टूट गई, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में। इसका मतलब ये हुआ, इससे ये सिद्ध होता है कि ये तीनों गैसें जल में अधिक घुलनशील है। दूसरी चीज, इसके अपोजिट वाली बात अगर करते हैं कि ऐसी गैसें जो जल में घुलने पर ना तो आयनित होती हैं और ना जल में घुलने से या जल के साथ कोई क्रिया करती हैं, परंतु विलायक से क्रिया न करने वाली। यानी विलायक की बात या जल की बात एक ही है। विलायक से क्रिया न करने वाली या विलायक में आयनित न होने वाली गैस जो होगी कोई सी भी, उसकी विलेयता कम होगी। कैसी गैस? जो जल के साथ ना तो क्रिया करती है और ना जल में घुलने के बाद अपने आयनों में टूटती है। तो ऐसी गैस की जल में घुलनशीलता कम होगी अपेक्षाकृत उनके जो जल से क्रिया करने वाली गैसें हैं या जल में घुलकर आयनों में टूटने वाली गैसें हैं उनकी अपेक्षा। दूसरा फैक्टर था विलायक की प्रकृति। पहला फैक्टर समझ में आ गया होगा, गैसों का नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा विलायक की प्रकृति, सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा कि विलायक और विलेय, अगर विलायक ध्रुवीय है तो इसमें ध्रुवीय गैसें बहुत ज़्यादा घुल जाएंगी, और विलायक अगर ध्रुवीय नहीं है, अध्रुवीय है, तो फिर इसमें अध्रुवीय गैसें ज़्यादा घुलेंगी। तो ध्रुवीय कह सकते हैं परिभाषा में हम, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे HCl और NH3 गैसें जल में अधिक घुलनशील होती है। कारण कि HCl गैस भी जल में घुलकर आयनों में टूट जाएगी, NH3 जल में घुलकर जल के साथ क्रिया कर लेगी। यानी ये दोनों गैसें जल में अधिक घुलनशील होंगी। तीसरा इफेक्ट इसका देखेंगे, ताप का प्रभाव। अगर ताप में वृद्धि करने से गैसों की घुलनशीलता घटती है, क्योंकि अगर कहीं टेम्परेचर, किसी विलायक का टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दिया, विलायक का टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों की घुलनशीलता घट जाएगी। उसका कारण है कि ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, क्योंकि गैस के द्रव में घुलने की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऐसी क्रियाएं
जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन क्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी क्रियाएं। जैसे H2O, CO2 और ये बना कार्बोनिक एसिड, और ये देखिए ऊष्मा Q मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। Q का मतलब होता है ऊष्मा, हीट। इसमें एक नोट देखो कि हाइड्रोजन और हीलियम की घुलनशीलता ताप के समानुपाती होती है। ये दोनों गैसों की घुलनशीलता क्या है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी, और अगर इनका ताप घटाएंगे तो घुलनशीलता घट जाएगी। कारण इसका, क्योंकि इनका घुलना एक ऊष्मा शोषी क्रिया है। ये गैसें जब जल में घुलेंगी तो इनको जल में घुलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा चाहिए होगी इनको, न कि बाहर निकलेगी। जैसे हाइड्रोजन जो गैस कंडीशन में है, इसको जब ऊष्मा दी तब ये विलयन अवस्था में आया। उसी तरह से हीलियम को जब ऊष्मा दी, गैस पोजीशन में है, तब हीलियम एक्वस अवस्था में माने विलयन अवस्था में आया। चौथा फैक्टर, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। हमारे पास जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, अगर उसमें पहले से ही कुछ पदार्थ घुले हुए हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई बर्तन है और ये इसमें जल भरा हुआ है। अब इसमें से पहले से ही कुछ 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, 2, 3, 4 गैसें या जो भी कुछ पहले से ही घुला हुआ है, तो बताइए गैस को घुलने के लिए जगह मिलेगी क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि घुलनशीलता घट जाएगी। विलायक में अगर अन्य पदार्थ पहले से ही उपस्थित हैं, यदि विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं तो गैस की विलायक में घुलनशीलता घट जाती है। कारण कि उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। पांचवा, दाब का प्रभाव। गैसों की द्रव में घुलने की जो प्रक्रिया है उसमें दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होती है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बर्तन है, ये एक मैंने बर्तन ले लिया और इसमें यहाँ तक मैंने जल भर लिया। ये जल, देखो समझो बात को, जल भर लिया और यहाँ ऊपर से इसमें मैंने एक क्या काम किया, एक पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन लगा दिया और ये इसका दबाने वाला हो गया। क्या क्या हो गया? और यहाँ मैंने क्या काम किया, देखिए यहाँ मैंने एक गैस भर दी इसके ऊपर, यहाँ कोई गैस भर दी। जब यहाँ कोई, ये तो हो गया जल H2O, ये हो गई मान लो CO2 ही है, और ये हो गया पिस्टन। अब देखो, अब क्या काम किया, इस पिस्टन को जब ऊपर से दबाया, इस पिस्टन को जब दबाएंगे तो क्या होगा, गैस की घुलनशीलता बढ़ जाएगी, गैस नीचे आएगी और इसकी घुलनशीलता क्या होगा, बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी घुलनशीलता, जितनी गैस ज़्यादा से ज़्यादा घुल रही है उतनी गैस द्रव से अलग भी हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शंस चलती रहेंगी। जितनी गैस, जैसे इसका प्रेशर कम कर दें, बंद कर दें, हटा लें इससे प्रेशर देना, तो क्या होगा कि जितनी स्पीड से गैस घुल रही है उतनी स्पीड से ही गैस द्रव से अलग भी होगी। इसको बोलते हैं साम्य अवस्था, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। तो यदि विलायक में गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होती है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो गैस की घुलनशीलता बढ़ जाएगी, और दाब डालेंगे या घटाएंगे तो गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है। तो ये 5 फैक्टर थे बेटे, गैसों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति और दाब का प्रभाव। इसके बाद नया टॉपिक लेते हैं, नया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है वो देखते हैं। तो हेनरी ने
गैसों की द्रव्य विलेयता के संबंध में एक नियम दिया था हेनरी ने। बहुत बड़ा नियम भी नहीं है ये जो हमने 5वां फैक्टर पढ़ा है दाब का प्रभाव, बस इसी पर इन्होंने हेनरी ने कुछ बोल दिया है। क्या बोला है कि स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। वही तो हम देख रहे थे अभी यहाँ कि जब इसमें हम दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस की विलेयता बढ़ रही है, दाब हटा रहे हैं तो गैस की विलेयता कम हो रही है। यही हेनरी साहब ने कहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। मतलब क्या नियम दिया है इन्होंने, M समानुपाती P। M मतलब द्रव में घुली गैस की मात्रा और दाब के समानुपाती, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कौन इसको समानुपाती हटाएंगे बराबर का निशान लाएंगे तो M बराबर KP। K मतलब कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, यहाँ ये बता दिया। M मतलब क्या है, घुली गैस की मात्रा। P क्या है, साम्य पर गैस का दाब। साम्य का मतलब होता है कि इनकी कंडीशन एक वो स्टेज आ जाए कि जितनी गैस घुल रही है उतनी गैस द्रव से अलग भी हो रही है, यानी बराबर इनका लेवल आ जाए, तब उस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। और के तो स्थिरांक है। तो ये था हेनरी का नियम, समझ में आया होगा। हेनरी का नियम फिर से एक बार, स्थिर ताप पर मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लो और किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। जब किसी द्रव में गैस को घोलेंगे और दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और दाब हटाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। यह हेनरी साहब ने कहा है। इसी बात को डाल्टन ने अपने शब्दों में कुछ और ही कहा है, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता। ये जैसे डाल्टन के अनुसार अगर हम पढ़ें, टॉपिक ये अलग से नहीं है। गैस की विलेयता को हम मोल प्रवाह भी कह सकते हैं, मोल अंश भी कह सकते हैं। इसको x से डिनोट करते हैं। तो क्या कहा है डाल्टन ने, गैस की विलेयता या मोल प्रवाह या मोल अंश x गैस के, x माने मोल प्रवाही है, x गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दाब का मतलब हुआ कि जैसे मैंने किसी द्रव में 3-4 गैस घोल दी तो कौन सी गैस कम घुली, कौन सी गैस ज़्यादा घुली, उस दाब को बोलेंगे आंशिक दाब। इसलिए P समानुपाती x गैस, या फिर बराबर का निशान लगाएंगे तो KH कांस्टेंट आएगा। KH का मतलब है हेनरी स्थिरांक, K का मतलब स्थिरांक और H का मतलब है यहाँ हेनरी स्थिरांक इनटू x गैस। अगर मैं x गैस को P के बटे में ले जाऊंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, P अपॉन x गैस इक्वल टू KH। यानी इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x गैस व्युत्क्रमानुपाती 1/KH। यानी हेनरी नियतांक अगर ज़्यादा होगा तो घुलनशीलता घटेगी, और अगर हेनरी नियतांक स्थिरांक कम हुआ तो गैस की घुलनशीलता बढ़ जाएगी। इसी बात को, यदि गैस का KH ज़्यादा है या यदि गैस का हेनरी स्थिरांक ज़्यादा है तो उसकी पानी में घुलनशीलता कम होगी, और यदि गैस का KH कम है तो उसकी पानी में घुलनशीलता अधिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद देखिए अगली हेडिंग है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं।
यानी हेनरी नियम की लिमिट्स। हेनरी नियम कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, किन परिस्थितियों में लागू होगा और किन परिस्थितियों में हेनरी नियम लागू नहीं होगा। तो हेनरी नियम की सीमाएं निम्न हैं। हेनरी नियम की सीमाएं निम्न हैं। नंबर 1, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक नहीं, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ताप जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो। ताप बहुत कम ना हो, बहुत कम न हो। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है कि गैस विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए। मतलब गैस जो है हेनरी नियम के हिसाब से कि ऐसी गैस होना चाहिए जो विलायक में कम घुलनशील हो, तो हेनरी नियम लागू होगा। अगर गैस ज़्यादा घुलनशील है तो हेनरी नियम का पालन, हेनरी नियम लागू नहीं होगा। तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या दिया है इसमें, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक अवस्था में, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये थी हेनरी नियम की लिमिट्स, यानी हेनरी नियम की सीमाएं क्या थी कि जो बहुत अधिक दाब नहीं होना चाहिए। दाब जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, इतना कम ना हो कि गैसें उसमें घुल जाएं। तीसरा पॉइंट, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। अगर ज़्यादा विलेय होगी तो हेनरी नियम लागू नहीं होगा। चौथा है, गैस की आणविक अवस्था में, आणविक अवस्था का मतलब कि गैस को घुलने के बाद वो आयनों में ना टूट जाए, इसको बोलेंगे कि गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक नोट, नोट में देखिए NH3 व HCl जो गैसें हैं, NH3 व HCl गैस, अगर इनको बेंजीन में घोलें, अगर इनको NH3 और HCl को बेंजीन में घोलते हैं तो ये बहुत कम घुलनशील हैं। कौन कौन? NH3 और HCl। तो NH3 और HCl को बेंजीन में जब घोलेंगे तो ये हेनरी नियम का पालन करेंगी। कारण लिखा है ना, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। यानी NH3 और HCl को जब बेंजीन में घोलेंगे तो हेनरी नियम का पालन करेंगी। और इसी NH3 और HCl को अगर जल में घोल दिया तो जल में तो ये बहुत ज़्यादा घुलनशील होती हैं, तो हेनरी नियम का पालन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अमोनिया और HCl गैस
बेंजीन में घुलने पर बहुत कम घुलनशील है, इसलिए हेनरी नियम का पालन करेंगी। और अमोनिया और HCl जल में बहुत अधिक घुलनशील होती हैं, इसलिए हेनरी नियम का पालन नहीं करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद देखते हैं बेटे हेनरी नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। वैसे आज के लिए मेरे हिसाब से बस इतना ही ठीक है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग अपन कल देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।